नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविज़न के इस खास कार्यक्रम में जो डिसास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे NDRF यानी नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। क्या है ये फोर्स और कैसे काम करती है, इन सारे मुद्दों पर आज के एपिसोड में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। मेरा नाम ज्ञानेंद्र पांडे। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज हमारे पास ये स्टूडियो में मौजूद हैं NDMA के 3 वरिष्ठ अधिकारी। सबसे पहले हमारे पास हैं डॉक्टर PM नायर जो IPS हैं और इसके NDMA के से जुड़े हुए हैं और इसके महानिदेशक भी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं श्री आलोक अवस्थी जी। आप एक इसकी 5वीं बटालियन जो पुणे में है उससे जुड़े हुए हैं, उसके कमांडेंट हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ श्री जसपाल सिंह जी नोटे और आप सलाहकार हैं NACWC के। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करूंगा मिस्टर नायर आपके साथ, क्योंकि आप महानिदेशक हैं और पुलिस से और आप इस फोर्स तक पहुंचे हैं। कई तरह के अनुभव आपके पास हैं। एक तरफ जो पुलिस उसको कई तरह के शस्त्रों के साथ काम करना पड़ता है और ये ऐसी फोर्स है जहां बगैर हथियारों के केवल उपकरणों से आप काम करते हैं। किस किस्म का फ़र्क है दुनिया की जो दूसरी फोर्सेस हैं और इस फोर्स में? नमस्कार। NDRF यानी नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, ये हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया में इस तरह के कोई बल है नहीं जी। भारत सरकार गृह मंत्रालय ने ये फोर्स इसलिए बनाया कि आपदा से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स है। 100% डेडिकेशन उसमें आपदा निपटने में है। ये भारत सरकार जो बनाया था NDRF को, उस वक्त एक एक्ट बनाया। उस एक्ट में NDMA है, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी के सुपरविजन कंट्रोल में NDRF काम करते हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो हमारे बटालियन का खूबी है कि ये ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है। आपने कहा हथियार नहीं है, वेपन नहीं है, मगर हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है और एक बहुत बड़ा दिल है जनता के प्रति। आपदा निपटने के लिए, आपदा रोकने के लिए, आपदा होने पर उनको जो कष्ट होता है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कार्यरत हैं। हमारे पास मिस्टर नायर, एक सवाल यहाँ पर जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि फोर्सेस तो बहुत सारी हैं जी, और हम आपदा की बात भी करते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब आपदा हो जाती है तब लोग पहुँचते हैं, तब सरकार पहुँचती है। उससे पहले इसकी जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं, रोकथाम है, वो कैसे हो, इसकी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी। आपको नहीं लगता कि इस किस्म का कोई काम पहले किया जाना चाहिए? आपने ठीक बताया। एक छोटा सा नमूना देना चाहूँगा। सुनामी हुआ इंडोनेशिया में जी। वहाँ पे एक बच्ची गड़ी थी समुद्र किनारे, कई लोग थे, एक बच्ची भी थी जो इंग्लैंड के हैं। और जब देखा कि पानी, समुद्र की पानी अंदर की तरफ जा रही है, तो ये बच्ची चिल्लाना शुरू किया, सुनामी बिवेयर रन रन, सुनामी बिवेयर रन रन, भागो भागो। उसके 2-4 समझने वाले दोस्त हैं, वो बोला कि चलो भागो। बाकी लोगों को समझाते रहा, कोई भागा नहीं, सब समुद्र के अंदर चले गए जी। और विदिन हाफ एन आवर पूरा समुद्र इतना तेजी से आए, जो चले गए वो भी चले गए और जो किनारे में था वो भी मार गए, सब खत्म हो गए। ये बच्ची कैसे मालूम हुआ? ये बच्ची को इसलिए मालूम हुआ कि बच्ची ने कहा कि मैंने UK में अपने क्लास में 8वीं क्लास में सुनामी के बारे में पढ़ा है और ये मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको कैपेसिटी दिलवाएं, एम्पावर कराएं। ये हमारा बहुत बड़ा काम है NDRF का 10 बटालियन हिंदुस्तान में। NDRF के कई सारे काम हैं और आपसे विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक बटालियन से जुड़े हुए जो इस ख़ास तौर पर इस काम के लिए बनाई गई है, किस किस्म की ज़रूरत आपको महसूस होती है जब आप काम करने जाते हैं फील्ड में, और आपके किस किस्म के अनुभव रहे हैं? देखिए, जो NDRF है हमारी बटालियन, जैसा कि सर ने बताया कि विश्व में अपने आप का यूनिक फोर्स है। हमारी जो काबिलियत है नेचुरल डिज़ास्टर में रिस्पॉन्ड करने की, जिसमें अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड एक्सेट्रा,
और मैन-मेड डिजास्टर, टू बी मोर स्पेसिफिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज। विश्व में ऐसा कोई बल नहीं है जो दोनों में एक साथ काम कर सके। और कंट्रीज़ क्या करते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए फायर फाइटर्स पे डिपेंडेंट हैं, और रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल के लिए, केमिकल के लिए वो लोग अपनी आर्मी पे डिपेंडेंट हैं। तो एक तो यूनिक हो गया, डेडिकेटेड हो गया, और पूरे साल 1149 लोग हम लोग तैयार रहते हैं। जब डिज़ास्टर नहीं होता है तो उस टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं। जैसा कि आपसे बात हुई कि सर बता रहे थे कि पब्लिक को सिखाना, स्कूल में सिखाना, बच्चों को सिखाना, ये प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। जसपाल जी, एक एडवाइजर के रूप में, मतलब अगर आप देखें तो आपकी भूमिका को हम किस रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन में सलाहकार हूँ, और हमारा रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक कि केमिकल डिज़ास्टर्स या जब केमिकल वेपन्स को कोई टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर यूज़ करता है, तब हमारी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ये नहीं समझते हैं कि एनडीआरएफ हमसे कुछ अलग है, ये हमारे सब स्टेक होल्डर हैं। एनडीएमए हमारा स्टेक होल्डर है, होम मिनिस्ट्री हमारा स्टेक होल्डर है। और हमने जब ये सब संधि साइन की, केमिकल वेपन कन्वेंशन, जब हमने ये संधि साइन की, तब उसमें 188 कंट्री हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारा कंट्री जो है, हमारा देश जो है, ये इस कन्वेंशन में अमॉन्ग द टॉप 2 नेशन है, अमॉन्ग द टॉप 2, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमने बहुत अच्छा काम किया है इस कन्वेंशन में। हमारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, वो जो हम डिक्लेयर करते हैं इस कन्वेंशन के अंडर में, वो हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं इस समय। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी हमारे परव्यू में आता है, हम उसको भी प्रमोट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जो संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है, जब कोई दूसरा स्टेट हमारे कंट्री पे अटैक कर सकता है केमिकल वेपन के साथ, तब हम ये ट्रीटी को कैसे इंटरनेशनल फोरम में ले जाके यूज़ कर सकते हैं और कैसे इंटरनेशनल असिस्टेंस को हम पा सकते हैं। ये बहुत ही मैं इसके बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी में और बात करूँ। जैसे जसपाल जी ने बताया कि एक तो केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका काम करते हैं। दूसरा जो टेररिस्ट अटैक हैं, और चूँकि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, आज टेरर अटैक दूसरे तरीके से होते हैं। अभी हम लोग अखबारों में पढ़ रहे थे कि सोल्जर्स की डेड बॉडी में हमने बॉम्ब किया, प्लांट कर दिया। कई हम देखते हैं कि जो केमिकल वेपन्स को लेकर के वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया। ऐसे मौक़ों पर जब एक इस किस्म का टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? चूँकि आज की विषय केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर CBRN पर है, इसलिए हम चर्चा उसी पर ही फोकस करके करेंगे। अच्छा सवाल आपने पूछा। एक छोटा नमूना देना चाहूँगा। भगवान गॉड फॉरबिड, आज अभी इस कमरे में अगर आग लगी, पूरे धुआं है, तो हम अपने को कैसे बचाएंगे? हम दौड़ना शुरू करेंगे तो हम धुआं खाते रहेंगे। हमको चाहिए कि नीचे ज़मीन को किस करते हुए निकलना है। धुआं ऊपर रहता है, वेट है, और नीचे नहीं आता है, तो आप बच जाएंगे। मगर भोपाल में आप देखें, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ ना, गैस फैल गया। वहाँ पर गैस मीथिल आइसोसाइनेट था, वो हेवी है, वो गैस नीचे की तरफ आता है। उस वक्त जो भाग रहा था ज़्यादा मर गए। अब मरने वाले में चूंकि यंग है, बच्चे हैं, ज़्यादा मर गए, इसलिए कि ज़्यादा गैस इनहेल कर दिया। अब वहाँ के गैस का खूबी यही था कि वो गैस में अगर गीली कपड़ा रखेंगे तो वो एसिड बन जाकर अंदर चला जाती है, तो वहाँ गीली कपड़ा नहीं होना चाहिए, जबकि धुआं में गीली कपड़ा होना चाहिए। माना इस तरह के केमिकल को डिपेंड करते हुए हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। उसको हम लोग सिखाते हैं अपने ट्रेनिंग में लोगों को, पब्लिक कैपेसिटी में। 2 बातें कहना चाहूँगे इसमें। नंबर 1, ये केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर डिसास्टर करने वाले कौन है? नंबर 1 टेररिस्ट हो सकता है। नंबर 2 इंसिडेंटल हो सकता है, कोई बदमाश हंगा कर सकता है, नॉन स्टेट एक्टर्स। नंबर 3 एक्सीडेंटल हो सकता है। हम ये तीनों विषय पर बात करेंगे। मेरा साथी आलोक अवस्थी इस टेररिस्ट के बारे में क्या कैपेसिटी और कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उस बारे में अवस्थी साहब बताएंगे। जैसे सर ने बताया, उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। आप लोगों ने प्राचीन काल में सुना होगा विष कन्याएं होती थी, वो भी केमिकल वॉरफेयर होता था। आपने रामायण में सुना होता था
तीर छोड़ते थे, लोग निंद्रा में आ जाते थे, सो जाते थे, वो भी केमिकल का ही असर था। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में केमिकल वेपन्स का यूज़ हुआ है। उसके अलावा 95 में जापान में एक टेररिस्ट ग्रुप ने टोक्यो सबवे में सरीन गैस यूज़ करी। बाकी ये बहुत ही सस्ता है। केमिकल्स आप देखते होंगे कि छोटे लेवल पे किसी के मुंह पे डाल दिया। इसको अगर अवस्थी जी, केमिकल्स के साथ ही एक रेडिएशन का भी वो है, क्योंकि जो केमिकल वेपन्स हैं वो केवल मतलब पॉइजनस ही नहीं होते, बल्कि वो रेडिएशन से भी नेक्स्ट जनरेशन तक को बर्बाद करते हैं। तो केमिकल और उसका रेडिएशन इफेक्ट, उन दोनों चीज़ों को अगर मिला के देखें तो उससे नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है। उन सारी चीज़ों को हम कैसे मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ जी। जो कि जेनेटिक असर की बात कर रहे हैं, वो केमिकल वारफेयर एजेंट में सिर्फ सल्फर मस्टर्ड होता है जिसका जेनेटिक इफेक्ट होता है जी। बाकी रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर इमरजेंसीज में अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो कि आयोनाइज कर देते हैं आपके सेल्स को, डीएनएस को, टिश्यूज़ को। उससे असर हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो इक्विपमेंट्स लाया हूँ इनके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी रेडिएशंस हैं। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो खाते हैं, बैठते हैं, बिल्डिंग, हर जगह रेडिएशन है। हमें इसको समझने की रेडिएशन तो जब बात करते हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स के टावर्स हैं, उसमें भी रेडिएशन। सवाल इस बात का कि रेडिएशन का कि डेप्थ कितनी है, कितना वो असरकारक है, कितना नुकसान दे सकता है, ये सारी चीज़ें भी, ये सारी जानकारी भी मुझे लगता है कि आम आदमी को हो तभी वो उससे बचाव कर सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। रेडिएशन बहुत हर जगह आपने भी बताया, सब लोग अधिकतर जानते हैं, लेकिन हानिकारक रेडिएशन कौन से हैं? जी। कितने रेडिएशन पे आके हमें नुकसान हो सकता है? जैसे कि 20 मिली सीवर्ट एक यूनिट होती है, एसआई यूनिट, इतना डोज पर एनम अगर कोई लेता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर जैसे कि हम लोगों ने जापान में फुकुशिमा में काम किया तो उस टाइम पे जो रेडिएशन लेवल था, वो भी हमने जो रेडिएशन डोज एब्जॉर्व करी वो हमारी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है। जैसा कि रेडिएशन को ना हम सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वो उसको महसूस भी कर सकते हैं और उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो मिथ है कि रेडिएशन बहुत हानिकारक है, तो मैं कहना चाहूँगा हमारी बॉडी, भगवान ने इतना अच्छा मैकेनिज्म दिया है। आप कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत जल्दी इम्यून भी हो जाती है और उसमें रेसिस्टेंस पावर भी आता है। इसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि रेडिएशन का लेवल कितना है। आपसे एक सवाल था वो ये कि जब हम इंटरनेशनल एस्पेक्ट पर हम बात करते हैं, जैसे बहुत पहले चेरनोबिल की दुर्घटना हुई थी, फिर अभी हम देखते हैं कि कुछ साल पहले ही जापान में बहुत बड़ा, तो ये जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम क्या सबक ले पाते हैं? हम हर एक्सीडेंट से हमें सबक मिलता है और हर एक्सीडेंट अपने आप में एक तजुर्बा होता है और उससे हम क्या लेसन्स लर्न करते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा जसपाल जी, यहाँ आपको थोड़ा सा मैं परेशान करूँगा, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम किस तरह का सबक ले पाते हैं, चाहे वो केमिकल इसकी डिसास्टर की बात हो या और दूसरे इस तरह की जो घटनाएं होती हैं।
देखिए, जैसे टोक्यो सबवे में सरीन गैस का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो तो क्रिएटेड सीन था, वो तो टेररिस्ट ने यूज़ किया उसको। तो अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस, अगर हमारी सिविल पॉपुलेशन को हम लोग उनको ट्रेनिंग दें डाउन द लेडर, पूरा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे इलिटरेट लोगों को, हमारे बूढ़ों को, समाज के हर तबके को हम जब ट्रेनिंग दे देंगे कि ऐसा सिनारियो जब होता है तो हमने क्या करना चाहिए, तो इससे बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हमने उस समय प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया, अगर हमें पता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिटेक्शन। जसपाल जी, कई बार बात करते हैं हम लोग, जब भी कोई डिसास्टर होता है उसके बाद हम बात करते हैं कि हमको पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए, भला करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम इस किस्म की बातें करते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको स्कूल के सिलेबस में शामिल करनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर है? नहीं सर, बिल्कुल है। आप बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि OPCW ने एक कमेटी गठित की थी, उसमें एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था मिस्टर OP शर्मा, और उन्होंने काफ़ी ये 5 सदस्यीय टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और उन्होंने प्रमोट किया है कि हर इवन यूनिवर्सिटी सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में इनका ये टॉपिक पे चैप्टर्स होने चाहिए, ताकि बचपन से ही अगर बच्चों को ये मालूमात रहे कि हमको इस अवस्था में क्या करना चाहिए, तो रियली वो बहुत एक हमारा एसेट है। अगर हमने, और सबसे अच्छा तो स्कूल माध्यम से हम शुरू कर दें, जब वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब उनको बायोलॉजी पढ़ते हैं, जब वो न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं, उसी समय अगर हम उसको स्कूल लेवल पे इसको शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इस पर जो आपने पूछा, सही पर अच्छा पॉइंट है। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है NDMA का और भारत सरकार का, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने प्रोग्राम बनाया और इसका इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग भी साथ मिलकर के काम करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग आउटरीच करते ही हैं। मगर चूँकि आपने विषय पर आया, लोगों को समझाने के लिए एक चीज़ मैं करना चाहूँगा। NDRF का एक्सपीरियंस सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी रहा। ट्यूनीशिया गए थे, जापान गए थे, और अवस्थी साहब खुद गए थे जापान में टीम के साथ। हिंदुस्तान में भी 2-3 इंपॉर्टेंट घटनाएं के बारे में आपको जानकारी होगा ही। एक मायापुरी में कुछ हुआ था, आप ये बता सकते, स्क्रैप का जो, हाँ, उसका डिटेल ही बताएंगे। उसके बाद आपको बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में केमिकल डिसास्टर हुआ था। इस तरह के 2-3 घटना के बारे में मैं अवस्थी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, भिवंडी में भी हुआ था, हाँ, भिवंडी वाला भी, तो ये शुरुआत मायापुरी से किया जाए। नहीं अवस्थी जी, ये हमारी हिंदुस्तान में जो घटनाएं हुई, उसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं, इनका किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पर, रेस्क्यू के टाइम पर या प्रिकॉशनरी मेजर्स के टाइम पर, किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि जो हमारा CBRN इमरजेंसीज पे NDRF का एक्सपोजर की अगर हम बात करें, जहाँ पे इक्विपमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे मैंने बताया कि रेडिएशंस फील नहीं किया जा सकते, देखे नहीं जा सकते, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से 2 सेकंड्स में हम बता सकते हैं कि रेडिएशन कितना है इस कमरे में, इस टाइम स्टूडियो में कितना रेडिएशन है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है और आपको इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम करना आता है, तो आप कहीं भी बिना झिझक, आपको पता चल सकता है खतरा कितना है, आपको क्या क्या प्रिकॉशन। क्या कभी इस तरह की संभावनाएं भी हैं कि जो अगर मान लिया हम टेररिस्ट या एनिमी एस्पेक्ट से देखें कि वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकें रेडिएशन को या चीज़ों को, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी रहती है? ऐसे संभावना नहीं, क्योंकि इक्विपमेंट तो हमारे पास ही रहता है। 18 टीम होती हैं, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट होता है, इसकी संभावना नहीं। आजकल तो रिमोट का ज़माना है, आप यहाँ बैठ कर पाकिस्तान में आप अटैक कर सकते हैं रिमोट थे। तो क्या मैंने ये एक सवाल है, एक आम आदमी का सवाल है कि क्या इस किस्म की कोई गुंजाइश रहती कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं या NDRF के पास हैं, वो एनिमी की हद तक पहुंच सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसमें कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्या अटैक हो सकता है, क्या वहाँ से कुछ खतरा आतंकवादी कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे बताया कि मैं एक जो हमने जो काम किए हैं, एक्सपीरियंस, हमें ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपने लिया जापान का एक्सपीरियंस, इससे शुरू कराएं। जापान
ये इक्विपमेंट से? देखिए, ये तो हो गया कमरे के बारे में। ये है आइसोटोप आइडेंटिटी फाइंडर। ये इक्विपमेंट हमने जापान में फुकुशिमा में यूज़ किया और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इक्विपमेंट पाया हमने। ये बता देता है कि कौन सा सोर्स है, क्या इंटेंसिटी है, मतलब कितने रेडिएशन, कितनी पावर से किस सोर्स से आ रहे हैं। आपको एक ही में सारा सोल्यूशन मिल जाता है, जिससे आप अपना बचाव ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट हमारे पास हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स हैं हर चीज़ में, चाहे वो रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर के लिए हो या फिर नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। हमारे इक्विपमेंट्स का जो भी ऑथराइजेशन है वो इंसराग गाइडलाइंस के हिसाब से है। जो इक्विपमेंट अर्थक्वेक रिस्पांस या फ्लड रिस्पांस के लिए हमारे पास हैं, वही यूएस टीम के पास हैं। तो जो एनडीआरएफ का फॉर्मेशन हुआ है। जसपाल जी, ये जो हमारे जो फोर्स है एनडीआरएफ, इस किस्म की फोर्स, ये बड़ा क्या हम हिंदुस्तान कहीं पायनियर है कि इस किस्म की फोर्स और कहीं नहीं है? और इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं हमने हिंदुस्तान के अलावा कहाँ कहाँ किए हैं, किस रूप में किए हैं? देखिए साहब, इस बारे में तो डीजी साहब ज़्यादा लाइट दे सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीआरएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमने एनडीआरएफ और मिलिट्री इंडियन आर्मी के साथ हमने असिस्टेक्स 3 करके एक एक्सरसाइज हुआ था टूनिशिया में। उसमें हमने 46 मेंबर टीम लेके गए थे और उसमें 18 मेंबर हमारे एनडीआरएफ के थे और 22 मेंबर आर्मी के थे और 4 डीआरडीओ के थे और हम नेशनल अथॉरिटी के 2 ऑब्जर्वर थे। तो हमने बहुत इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके हमने इनको समझाया कि हम जो केमिकल वेपन कन्वेंशन हमने जो साइन किया है उसमें हमारे क्या राइट्स है, और उसमें अगर हमारे पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई फॉरेन की आर्मी हमारे पे अटैक करती है केमिकल वेपन के साथ, तब जब एनडीआरएफ के पास रिसोर्सेज नहीं है उनको फाइट करने के और वो बोलते हैं कि हमको इंटरनेशनल हेल्प लेना चाहिए, तो दे कैन कि नेशनल अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी फॉर डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन को पूरे ग्लोब में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने ग्लोब की बात की नायर साहब, जब हम ग्लोबल बात करते हैं, क्योंकि आज तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, एक इससे ग्लोबल विलेज नाउ। हाँ जी सर। और जब उसके साथ ही एक जो बहुत बड़ी एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, हाँ जी, और यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, हाँ जी, कभी साउथ अफ्रीका में, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ ये जो हमारी फोर्स है एनडीआरएफ, क्या यूएन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें किसी किस्म की मदद कर पा रही है, या यूएन ने कभी इसको किसी काम के लिए इनवाइट किया है? जी हाँ सब, अभी हम लोग जब टूनिशिया से हमने जब इंटरनेशनल केमिकल वेपन कन्वेंशन की जो असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन की एक्सरसाइज हुई थी, उसमें 15 देशों ने भाग लिया था और हमारा देश जो था सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट लेके हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट किए। और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है साहब कि हम लोगों को दूसरी फौजों के साथ मिलके एक सिनारियो को कैसे कंट्रोल करना, कैसे उसको कंट्रोल में लाना, उसका एक्सपीरियंस मिलता है और उसमें हम कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो उसका एक्सपीरियंस मिलता है। उनके पास क्या इक्विपमेंट है, हमारे पास क्या इक्विपमेंट है, हम कहाँ, हमारे में क्या कमियां हैं, वो हम। नायर साहब, आखिरी सवाल आपसे, चूँकि आप डीजी हैं और कई तरह की जिम्मेदारियां आपकी हैं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी फोर्सेस को इंटीग्रेट करने के लिए आपकी जो एनडीआरएफ है उसको एक कोऑर्डिनेटर के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल। नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स का एक दायित्व है कि डिसास्टर आपदा से निपटने के लिए, आपदा को प्रिवेंशन के लिए भी हमारा काम है जी। हमने क्या किया पिछले कुछ महीनों में, भारत के जो इंटीरियर इलाके हैं, सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग एरियाज़ जहाँ बहुत सारे आपदा पिछले कई सालों में से हो चुका है, वहाँ जाके वहाँ के गाँवों को, कुछ गाँवों को हमने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्शन का मतलब है कि वहाँ गांव में बच्चे से बूढ़े तक सबको आपदा से निपटने का बेसिक टेनेट्स एंड प्रिंसिपल्स उनको समझाएं, उनको एम्पावर करें, उनको शक्ति दे दें और उनके साथ काम करें। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहे कि अगले साल में उनका अगर आपदा हो जाए तो एटलीस्ट उनका 50% से कम। मेरा सवाल ये है कि चूंकि एनडीआरएफ हर जगह नहीं पहुंच सकता, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बता रहा हूं, तो जो हमारी फोर्सेज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो हमारे आर्मी फोर्सेज हैं, क्या उनको इंटीग्रेट करने के लिए एनडीआरएफ कोई और इस काम कर रहा है कि ताकि वो मौके पर? बहुत अच्छा पॉइंट। तो पहला पॉइंट मैंने कहा कि पब्लिक को एम्पावर करने की बात। नंबर 2 रहा
कि भारत सरकार में और स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार के साथ वो लोग मिलकर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं। तो एनडीआरएफ का हमेशा प्रिंसिपल यही रहा कि शेक हैंड करके, हाथ जोड़ करके, किसके साथ? नंबर 1 सिविल डिफेंस, नंबर 2 होम गार्ड्स, नंबर 3 फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, नंबर 4 एसडीआरएफ, कई राज्यों में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आ चुका है, एसडीएम में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड, एसडीएम में वक्त की भी पाबंदी है और मुझे यहाँ इसको समअप करना होगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एनडीआरएफ एक ऐसी इमर्जिंग फोर्स है आज की तारीख में। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ह्यूमैनिटी को लेकर के जिस किस्म के भी खतरे दिखाई पड़ेंगे उनको रेसिस्ट करने में एनडीआरएफ की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप इस कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और खास मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।